नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं स्कूल व्याख्याता जीके के अंदर जो फर्स्ट पेपर के लिए इतिहास पढ़ रहे हैं अपन, उसकी अगली कड़ी। कल अपन ने स्वतंत्रता संग्राम पढ़ा था, 1857 की क्रांति पढ़ी थी और पहला स्वतंत्रता संग्राम उसे कहा जाता है। भी काफी सारे विद्यार्थियों में 1857 की क्रांति पढ़ी है तो जोश भरा हुआ है और उसी जोश को बरकरार रखना है, क्योंकि आगे आने वाली 3 क्लासेस आपकी प्रमुख क्रांतिकारियों पर है। सिलेबस का अगला जो बिंदु है वो यही है, प्रमुख क्रांतिकारी। अब कुछ विद्यार्थियों की मांग है कि सर फर्स्ट ग्रेड जीके के सिलेबस का एनालिसिस कर दें एक बार कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा कैसे है। तो मैं थोड़ा सा फ्री टाइम मुझे मिलेगा, जैसे कोई छुट्टी संडे वगैरह, तो मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा जिससे आप लोगों का ये अच्छे से क्लियर हो सके और एक सही दिशा में आप तैयारी कर सके। तब तक मैं पॉइंट टू पॉइंट ही चल रहा हूं, जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ रहा है वैसे ही मैं बढ़ रहा हूं, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ते रहें। देखो, आपके टॉपिक है प्रमुख क्रांतिकारी, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड और इनके सिलेबस में एक बहुत अच्छी चीज ये मैं देखता हूं हमेशा कि सिलेबस बिल्कुल स्पष्ट होता है कि आप लोगों को क्या पढ़ना है। अब प्रमुख क्रांतिकारी सिर्फ दिया होता ना तो आप लोगों के एक अलग ही कंफ्यूजन होता कि सर प्रमुख क्रांतिकारी तो बहुत सारे थे भाई, स्वतंत्रता संग्राम में बहुत लोगों ने हिस्सा लिया, बहुत सारे क्रांतिकारी थे, किन किन को पढ़ना है। लेकिन स्कूल व्याख्याता के सिलेबस में बहुत स्पष्टतया इन क्रांतिकारियों का नाम मेंशन किया गया है, जिसमें अपन को पढ़ना है एक तो वीडी सावरकर, जो आज पढ़ेंगे अपन, वीडी सावरकर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ये भी आज पढ़ेंगे अपन, और एक रास बिहारी बोस ये आज पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के ये भी है जो अगली क्लासेस में आएंगे, लाल बाल पाल, ठीक है। ये साथ में पढ़े जाते हैं, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। उग्रवादी तिकड़ी थी ये, और इनका तो कहना ही क्या। तो ये बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, और फिर आपके चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और सुभाष चंद्र बोस। अब इसमें देखो राजगुरु सम्मिलित नहीं है, वैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु साथ में पढ़े जाते हैं, अपन इनसे रिलेटेड फैक्ट साथ में पढ़ लेंगे। एक जो है सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस, इनकी बहुत सारी बातें मिलती जुलती है, लाल बाल पाल की मिलती जुलती है, और वीडी सावरकर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रास बिहारी बोस आज पढ़ने जा रहे हैं। तो यानी कि ये क्लास और आने वाली 2 और क्लासेस वो आपके इसी पर रहेगी, प्रश्न बाहर नहीं जाने देंगे, ऐसा आप लोगों का विश्वास है और इसको कायम भी रखेंगे, ठीक है। चलिए अपन बढ़ते हैं अपनी पहली स्लाइड की ओर, और पहली स्लाइड ही उस वीर पुरुष की है जिसका नाम लेते ही मतलब रगों में जोश दौड़ने लगता है, खून तो सबके दौड़ता है, जोश दौड़ने लगता है। एक ऐसे वीर जिन्हें एक ही जन्म में 2 जन्मों की सजा दी गई, जिन्हें 2 जन्मों की सजा दी गई, और जो बीच समुद्र में अंग्रेजों को गच्चा देकर बीच समुद्र में भागने का साहस रखते थे, वो थे वीडी सावरकर। यानी स्वतंत्रता का दूसरा रूप थे वीडी सावरकर। यदि अपन इनका जन्म देखें तो साथियों 28 मई 1883 को नासिक में इनका जन्म हुआ। नासिक कहां? महाराष्ट्र। नासिक कहां? महाराष्ट्र। मृत्यु इनकी 26 फरवरी 1966 मुंबई। ये जो फैक्ट है ना जीवनी से संबंधित, मैं क्रांतिकारियों में आपके स्पष्ट कर दूं, जीवनी से संबंधित है, उस पर सिर्फ एक नजर मारी जाए, आपको बहुत ज्यादा इस पे लोड लेने की आवश्यकता नहीं है या जोर देने की आवश्यकता नहीं है। जीवनी से बहुत कम प्रश्न बनते हैं, प्रश्न कहां से बनते हैं वो मैं आपको साथ साथ में बताता रहूंगा, ठीक है। तो ये पढ़ना जरूरी है। अब वीडी सावरकर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका फुल फॉर्म जो है विनायक दामोदर सावरकर है। पिताजी जो थे इनके वो दामोदर पंत सावरकर थे, इनके पिताजी का नाम दामोदर पंत सावरकर था, इसीलिए ये नाम आपको बीच में देखने को मिलता है। इनके उपनाम वीर सावरकर या स्वातंत्र्य वीर कहा जाता है। यहां पे यदि आप ये फोटो देख रहे हो तो यहाँ पे इस फोटो के अंदर भी इनका नाम, यहां देखो, स्वातंत्र्य वीर, वीर दामोदर सावरकर, वीदा यानी वीर दामोदर सावरकर इनका नाम था, ठीक है। चलिए, इसमें इनके पिताजी का नाम ये अच्छा, पत्नी का नाम यमुनाबाई था, पिताजी का नाम दामोदर पंत सावरकर और माता का नाम राधाबाई। आसानी से याद हो जाते हैं, वैसे नहीं भी होना तो यहां पे आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इनके भाई भी थे, गणेश दामोदर सावरकर, नारायण दामोदर सावरकर, ये भाई भी थे।
जो ये नासिक में इन्होंने मित्र मेला संगठन खोला था, और जो वही अभिनव भारत के नाम से जाना गया था, वो गणेश दामोदर सावरकर जो थे वो इनके सहयोगी थे उसमें, ठीक है, इनके भाई ही थे। तो यहाँ पे यही चीज आगे आई है कि मित्र मेला नाम का एक संगठन 1899 में स्थापित किया, और ये किया कहां था, ये नासिक में ही किया था, ठीक है, ये भी ध्यान रखें, ये किया कहां था, नासिक के अंदर ही किया था। यही संगठन बाद में किस नाम से जाना गया, अभिनव भारत के नाम से जाना गया, जो 1904 में इसका नाम परिवर्तन होकर अभिनव भारत पड़ गया। यह संगठन क्या करता था, यह संगठन क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग देता था, ठीक है, क्रांतिकारी कैसे आगे अपनी गतिविधियों को बढ़ाए, उनको प्रशिक्षण देने का कार्य, मतलब स्वतंत्रता से संबंधित कोई व्यक्ति जो है अपना सहयोग देना चाहे तो वो किस तरीके से तैयार होगा, वो ये संस्था तैयार करवाती थी, जिसका पहला नाम क्या था, मित्र मेला। और उसके बाद में याद कैसे रखोगे, मित्र अभी मेरा भारत है, क्या याद रखोगे, मित्र अभी मेरा भारत है, ठीक है, तो यह आपको आसानी से याद हो जाएगा, मित्र अभी मेरा भारत है, ठीक है, और भारत सबका मित्र है ना, याद रखने का तरीका, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो कि मित्र मेला ही अभिनव भारत है। कई लोगों के जो नई नई तैयारी करते हैं कंफ्यूजन रहता है कि अभिनव भारत अलग संस्था है, मित्र मेला अलग है, नाम परिवर्तन किया गया बाद में, ठीक है। इन्होंने मई 1907 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती मनाई इंडिया हाउस लंदन के अंदर, यानी 1857 के अंदर जो क्रांति हुई थी, जो कल पढ़ी अपन ने, स्वर्ण जयंती यानी 50 वर्ष पूरे हुए हैं। देखो 1907 के अंदर 50 वर्ष पूरे हो जाते, इंडिया हाउस के अंदर इन्होंने ये क्रांति बनाई। अब इंडिया हाउस और उससे जुड़े हुए एक व्यक्ति थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा। जब स्वतंत्रता आंदोलन या इतिहास आप व्यवस्थित तरीके से पढ़ोगे तो इन सभी शख्सियत से आप परिचित होंगे, ठीक है। वहां पे इन्हें श्यामजी कृष्ण वर्मा से छात्रवृत्ति मिली थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा छात्रवृत्ति मिली थी वहां पढ़ने के लिए, और वो मिली थी बाल गंगाधर तिलक की सिफारिश पर। बाल गंगाधर तिलक ने इनकी जगह जगह सिफारिश की। बाल गंगाधर तिलक इनके बहुत मतलब सिफारिशें बहुत करते हैं। जब इनको पोर्ट ब्लेयर में जो उम्र कैद की सजा हुई थी तब भी इन्होंने जो है सिफारिश की थी बाल गंगाधर तिलक ने। 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम इन्होंने पुस्तक भी लिखी, जिसको अपन ने 1857 की क्रांति में भी पढ़ा है। ये पुस्तक भी इन्होंने लिखी है, ठीक है। तिलक की सिफारिश पर, ये कौन तिलक, बाल गंगाधर तिलक की सिफारिश पर सावरकर के अध्ययन हेतु लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा छात्रवृत्ति की व्यवस्था हुई थी। यानी श्यामजी कृष्ण वर्मा किससे जुड़े हुए थे, इंडिया हाउस से जुड़े हुए थे, और इंडिया हाउस से जुड़े हुए थे, और इसी इंडिया हाउस में इन्होंने 1857 की क्रांति की स्वर्ण जयंती मनाई, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्लाइड का ये जो आपको सारी जानकारी समझनी थी, याद रखनी थी, एक्स्ट्रा जो चीजें जाननी थी वो मैं बता चुका हूं। बढ़ते हैं अपन अगली स्लाइड की तरफ। करजन वायली की हत्या मदनलाल ढींगरा द्वारा की जाती है। करजन वायली की हत्या पर लिखे लेख, इन्होंने एक लेख लिखा था, उसके कारण इन्हें 1910 में लंदन से गिरफ्तार किया गया। यानी कि कहने का मतलब यह है भड़काऊ लेख था, ठीक है ना। अब अपने लिए, भारतीयों के लिए तो क्या था, प्रेरणादायी था कि कुछ ना कुछ सिखाने के लिए कि भाई गुलामी क्यों कर रहे हो रहे, देश तुम्हारा, तुम्हारे नियम होने चाहिए, तुम्हारा हक होना चाहिए, गुलामी क्यों कर रहे हो रहे। और अंग्रेजों के लिए भड़काऊ था, तो अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर दिया कि ये क्रांतिकारी गतिविधियों में, ये षड्यंत्र गतिविधियों में वगैरह, षड्यंत्र भड़काने में वगैरह शामिल है, तो इस आदमी को पकड़ा जाए, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ 1910 में इन्हें लंदन से गिरफ्तार कर दिया। फिर क्या किया, लंदन से गिरफ्तार करके ला रहे थे भारत। अब उस समय कोई फ्लाइट इतनी थी नहीं, तो भारत लाने का कोई रोड तो लावे कौन, कोई गाड़ी हम जीप हम भरन तो कोई लावे कौन। ला रहे कहां से थे, समुद्री मार्ग से ला रहे थे, समुद्री मार्ग में जहाज से ला रहे थे, ठीक है। इनको ला रहे थे, उस जहाज का नाम था MS मौर्या, और इस जहाज से भाग के ही ये अंग्रेजों के मौर्य बुला देते, ठीक है, बुला दिए अंग्रेजों के मौर्य, ठीक है। किसने, वीर दामोदर सावरकर। देखो कितना जिगरा होगा जब समुद्र, यानी कि देखो आसपास कोई बॉर्डर ही नजर नहीं आती, कोई तट ही नजर नहीं आता, वहां पे भी सीवरेज हॉल से समुद्र में उतर के फरार हो गए। बोलिए कैसी शख्सियत थी। तो वहां से लाते समय जहाज का नाम ध्यान रखना, MS मौर्या, अंग्रेजों का बुलाया मौर्या। जहाज के सीवर हॉल से भाग निकले,
वास्तव में ये जो दृश्य रहा होगा बहुत ही शानदार रहा होगा। 1911 में नासिक षड्यंत्र केस में काला पानी की सजा इन्हें दी गई, और काला पानी की सजा जो दी जाती थी वो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार के जेल में भेज दिया जाता था। वहां पे वो काला पानी की सजा दी जाती। काला पानी पुस्तक भी इन्होंने वहां पे लिखी थी, काला पानी नाम से। अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में इन्हें भेज दिया गया। अभी भी कोई अंडमान निकोबार घूमने जाते हैं तो वहां स्पेशल सेलुलर जेल देखने भी जाते हैं, और दिखाई जाती है, पर्यटन स्थल के अंदर शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। 6 बार ये अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। हिंदूवादी भावनाएं इनके अंदर बहुत ज्यादा थी, ये अध्यक्ष रहे। फिर लास्ट में क्या, संलेखना पद्धति से इन्होंने अपने प्राण त्यागे। देखो ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। प्रश्न कैसे बन सकता है, भारत का वह क्रांतिकारी या वह स्वतंत्रता चाहने वाला या वह स्वातंत्र्य वीर या वह क्रांतिकारी कौन था जिसने अपने प्राण संलेखना पद्धति से त्यागे। ये संलेखना पद्धति क्या होती है, इस संलेखना को ही संथारा भी कहा जाता है, संथारा भी कहा जाता है। बस फर्क क्या है, श्वेतांबर और दिगंबर का फर्क है। जैन संप्रदाय 2 भागों में बटा हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर का मतलब था कि दिशाएं ही जिसका वस्त्र है, यानी कि वो वस्त्र धारण नहीं करते थे। दिगंबर जो संप्रदाय था उसमें महिलाओं की वगैरह एंट्री नहीं थी, श्वेतांबर में महिलाओं की एंट्री थी। तो ये संलेखना पद्धति या संथारा पद्धति क्या होती है, जब व्यक्ति जो है ये ठान ले कि अब मुझे इस दुनिया से जाना है, रुखसत होना है, तब वो खाना पीना छोड़ देता है। और खाना पीना छोड़ देगा मतलब खाना तो छोड़ा, पानी भी छोड़ देगा, तो धीरे धीरे शरीर जो है वो जीर्ण शीर्ण हो जाएगा और अंत में जो है मृत्यु हो जाएगी। ये संलेखना पद्धति होती है। इसी संलेखना पद्धति से भारत के एक वीर सम्राट ने भी अपने प्राण त्यागे थे, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने श्रवणबेलगोला कर्नाटक के अंदर वहां पे अपने प्राण त्यागे थे, वो भी संलेखना पद्धति से, और ये भी संलेखना पद्धति से। थोड़ा सा आपके क्लियर हो गया। एक कोटेशन है जो पूछा जा सकता है, मातृभूमि तेरे चरणों में पहले ही मैं अपना मन समर्पित कर चुका हूं, देश सेवा ही ईश्वर सेवा है, देश की सेवा ही ईश्वर सेवा है, यह मानकर मैंने तेरी सेवा के माध्यम से भगवान की सेवा की है। ये कोटेशन किसका है, ये वीर सावरकर का है, कि मैंने मातृभूमि के अंदर ही ईश्वर की छवि देखी है, तो मैंने मातृभूमि की पूजा ईश्वर को मानकर ही की है। तो अपन भी कहते हैं ना, भारत माता की जय, और पूजा करते हैं। पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि हम भी उनके अंदर देवता का अंश देखते हैं, भगवान का अंश देखते हैं, है ना। तो यही चीज है, ये है आपके वीर सावरकर से संबंधित सारे के सारे फैक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रमुख क्रांतिकारी है, प्रमुख व्यक्तित्व है, वो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। जब कोई भी, जैसे आप स्कूलों में जाओगे तो वहां 2 चीजें तो पक्की होगी, एक तो राष्ट्रगीत और एक राष्ट्रगान। तो राष्ट्रगीत जो अपना है वो वंदे मातरम है, और राष्ट्रगान जो है वो जनगण मन है। रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित जनगण मन रहा है, और वंदे मातरम रहा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से संबंधित। वही चीजें और भी इनके साथ में पढ़ेंगे। भाई ये तो फिर भी पता है लोगों को कि वंदे मातरम राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना है, लेकिन और जो जानकारी आज इस क्लास के माध्यम से अपन जानेंगे उससे कई सारे जो है विद्यार्थी परिचित नहीं भी होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। जन्म इनका हुआ 1838 में बंगाल के कंठालपाड़ा के अंदर, कंठालपाड़ा। अप्रैल 1894 के अंदर कलकत्ता में इनकी मृत्यु होती है। ये बंगाली ब्राह्मण थे। पिता यादव चंद्र चट्टोपाध्याय, माता दुर्गा देवी। यहां से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। क्या गुरुजी तो पढ़ा क्यों रिया हो, तुम प्रश्न पूछे नहीं थे, पढ़ाए हो क्यों भाई? बिना पृष्ठभूमि के कैसे पढ़ाया जाए कोई भी चीज? पृष्ठभूमि तो होगी ना, जन्म, मृत्यु, माता पिता, ये सारे कोई भी व्यक्तित्व पढ़ते हो तो पृष्ठभूमि होती है। अब मोहनदास करमचंद गांधी अपन पढ़ते हैं, ठीक है। अब मोहनदास करमचंद गांधी पढ़ोगे, पुतलीबाई पढ़ोगे, कस्तूरबा पढ़ोगे, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। पृष्ठभूमि तैयार होगी। प्रश्न कहां से बनते हैं? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, वहां से। अब ये नहीं पूछा जाता आपको एग्जाम में कि महात्मा गांधी के पिताजी का नाम क्या था, ये आपको नहीं पूछा जाएगा। ये 5वीं 7वीं के बच्चों को पूछा जाता है। ये समझने वाली बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। इन्हें आधुनिक बंगाली साहित्य पुनर्जागरण काल के प्रणेता कहा जाता है। इन्हें आधुनिक बंगाली साहित्य का जनक भी कहा जाता है।
क्या याद रखोगे? यही चीज आधुनिक बंगाली, यहां लिख देता हूं, चलिए मैं, आधुनिक बंगाली साहित्य का जनक ये भी कहा जाता है, और आधुनिक बंगाली साहित्य पुनर्जागरण काल के प्रणेता भी कहा जाता है। अब प्रणेता कह दो चाहे जनक कह दो, बात एक है। पहली इनकी प्रकाशित जो अंग्रेजी कृति थी वो राजमोहन वाइफ थी। ठीक है, अब देखो अंग्रेजी कृति याद रखनी है, दो में कंफ्यूज हो सकते हो आप, एक तो राजमोहन वाइफ, एक दुर्गेश नंदिनी। तो दुर्गेश नंदिनी जो थी वो इनकी बांग्ला कृति थी, ये उपन्यास था एक तरह का, ये क्या था? उपन्यास था। ठीक है, और राजमोहन वाइफ अंग्रेजी कृति थी। अब राजमोहन वाइफ, वाइफ अंग्रेजी का शब्द है, राजमोहन वाइफ इस तरीके से बताया है, तो दिखती बात है, स्वाभाविक है कि अंग्रेजी भाषा में लिखी हुई है। तो ये अंग्रेजी प्रकाशित पहली पूछी जाए तो राजमोहन वाइफ करना, यदि बांग्ला पूछ ले तो दुर्गेश नंदिनी करियो। ठीक है, बांग्ला पूछे तो क्या करोगे? दुर्गेश नंदिनी 1864 में। और यदि अंतिम पूछ लेना, ये तो हो गई पहली, अंतिम पूछे तो सीताराम कर देना। अरे सीताराम यूं करने नहीं को, अंतिम इनकी कृति का नाम ही सीताराम है। ठीक है, अंतिम कृति पूछ दे तो सीताराम कर देना। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय याद हो जाएगा ना भाई, हाँ याद कराने वास्ते कितना हथकंडा अपनाया करिया है, तो याद तो होगा, ये बात पक्की है। तो सीताराम कर देना अंतिम पूछे तो। सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर लिखा इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास था आनंद मठ। ये लैंग्वेज बन सकती है एग्जाम के अंदर। निम्न में से कौन सा उपन्यास सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर लिखा हुआ? ये प्रश्न बन गया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय दिया ही नहीं मान लो, तब भी आपके उत्तर आपको जो है आनंद मठ करके आना है। सन्यासी विद्रोह का जो टाइम पीरियड था, ये सन्यासी विद्रोह का जो टाइम पीरियड था वो 1763 से 1780 तक मान के चले आप, ये टाइम पीरियड इसका रहा है। ये प्रथम ब्रिटिश विरोधी आंदोलन भी कहा गया सन्यासी विद्रोह। ठीक है, इसी की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है आनंद मठ। आनंद मठ लिखा है 1882 के अंदर। अब अपन ये पढ़ते हैं कि वंदे मातरम जो रचना है ना वो आनंद मठ का हिस्सा है, ये पढ़ते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि वंदे मातरम जो रचना है ना वो 1874 के अंदर लिखी है इन्होंने। कब लिखी है? 1874 में। 5 पद थे उसके अंदर। बाद में 1882 में जब ये उपन्यास लिखा गया, बाद में इसके अंदर शामिल किया, आनंद मठ में वंदे मातरम को बाद में शामिल किया। वंदे मातरम 1874 में लिखी, 5 पद थे। ठीक है, 5 पद थे और बाद में इसमें शामिल किया। मूल रूप से संस्कृत भाषा के अंदर यह लिखा गया था। ये वंदे मातरम इसके अंदर आगे मैंने लिया है कि नहीं मैं देख लेता हूं। बाकी वंदे मातरम के बारे में और बता दूं कि वंदे मातरम जो ये 1874 और आनंद मठ और ये तो आपको पता हो गए। 1896 के अंदर इसे पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। ठीक है, इसको गाने के लिए भाई राष्ट्रगान गाने के लिए जैसे 52 सेकंड का समय फिक्स है, वैसे ही इसे गाने के लिए 65 सेकंड यानी कि 1 मिनट 5 सेकंड का समय फिक्स है। ठीक है ना, वंदे मातरम के लिए। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। कविताओं का संग्रह इनका जो है वो ललिताओं मानस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ललिताओं मानस के नाम से इनका कविताओं का संग्रह जाना जाता है। चलिए, तो वंदे मातरम के बारे में मैंने आपको काफी सारे फैक्ट बता दिए, वो याद रखना। अंतिम उपन्यास, ये देखो ये आ गया। अंतिम उपन्यास क्या है? सीताराम 1886, यानी कि लास्ट में पूछे। देखो पहला अंग्रेजी पूछेंगे तो राजमोहन वाइफ अंग्रेजी शब्द है उसके अंदर याद रह जाएगा। बंगाली पूछेंगे तो दुर्गेश नंदिनी, और यदि अंतिम पूछ ले तो सीताराम कर देना। ठीक है, बताया ना आपको, तो सीताराम कर देना हकीकत बात है। बंकिम चंद्र को प्राप्त उपाधियों में राय बहादुर और CIE की उपाधियां जानी जाती है। अब और भी प्रमुख रचनाएं पूछ सकते हैं, तो दुर्गेश नंदिनी वैसे पढ़ा, लेकिन याद रखना कृपाल कुंडला भी है, मृणालिनी भी इनकी रचना है, बंग दर्शन है, कृष्णकांत का वसीयतनामा है जिसमें इन्होंने अंग्रेजों के धज्जियां उड़ाने में कोई कमी नहीं रखी, व्यंग्यात्मक बाण छोड़े गए इसके अंदर कृष्णकांत का वसीयतनामा में, राधा रानी और रजनी, ये सारी की सारी रचनाएं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से संबंधित है। अब ये याद तो आपको करने ही है, मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा दिया और बेहतरीन तरीके से करवाया, और काफी सारी चीजें तो याद करवा भी दिया। पीछे जो है आप लोगों के लिए याद करने के लिए बहुत कम बचता है जो मैंने याद नहीं करवाया होता है।
तो उसको आप अच्छी तरीके से याद कर लेना। रिजल्ट में बदलने का काम, याद करने का काम आप लोगों का है। हर तरीके से आप लोगों को जो है सुविधाएं देने की कोशिश की जा रही है। साइंस की क्लासेस भी नियमित चल रही है। जो बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं और व्यवस्थित रूप से पढ़ रहे हैं, बेहतरीन तो नोट्स बनेंगे और शानदार तरीके से समझ में भी आएगा। लेकिन एक बात और कह दूं कि नियमितता रखना हर किसी के बस की बात नहीं है। पहली क्लास साइंस की थी ना, तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने देखी, लेकिन वे विद्यार्थी जो नियमित है और दृढ़ संकल्पित है उनकी संख्या आप पता चलती है। क्योंकि जो सिर्फ टाइम पास के लिए देखते हैं वो सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं, जो सिलेक्शन लेने वाले हैं वो नियमित रहते हैं। तो वो नियमित विद्यार्थी ही तो सिलेक्शन लेते हैं जो भीड़ से आगे रहते हैं। तो वही चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रास बिहारी बोस, जन्म 1886 बंगाल, मृत्यु 1945 जापान। जापान चले गए थे ये, हार्डिंग्स बम कांड के बाद में जापान चले गए थे। पिता विनोद बिहारी, माता भुवनेश्वरी देवी। सवाल यहां से बनने की संभावना कम है। हार्डिंग्स बम कांड में ये इनकी अहम भूमिका रही थी और कहा जाता है कि इन्होंने ही हार्डिंग्स बम कांड था उसको अंजाम दिया था। हार्डिंग्स बम कांड की जो दिनांक है वो 23/12/1912 यानी 23 दिसंबर 1912 की डेट है। अब देखो 1911 में यह डिसीजन लिया गया कि कलकत्ता से भारत की राजधानी को शिफ्ट किया जाएगा दिल्ली के अंदर। 1912 में दिल्ली शिफ्ट कर दी गई, राजधानी परिवर्तन हो गया। बंगाल विभाजन जो किया था उसको भी भंग कर दिया गया। 1905 का जो बंगाल विभाजन था वो भी भंग हो चुका था। यहां पे एक बहुत मतलब मारवाड़ी में क्या वरगुड़, ठीक है, और वैसे कह दिया जाए जुलूस, तो एक बहुत शानदार जुलूस निकल रहा था। इस जुलूस में क्या है कि हार्डिंग्स जो है हाथी पर सवार था। हार्डिंग्स हाथी पर सवार था और हार्डिंग्स के आगे लेडी हार्डिंग्स बैठी थी, पीछे अंगरक्षक बैठा था और एक महावत बैठा था। ठीक है, ये जो योजना थी वो किसकी थी? रास बिहारी बोस की योजना थी। ठीक है ना। अब यहां पे जो है बम कांड, ठीक है, अब बम फेंका जाता है। यहां पे बहुत सारे देखो पुरुष महिलाएं सारी की सारी शामिल थी। यहां पंजाब नेशनल बैंक की एक बिल्डिंग बनी हुई थी। उस पंजाब नेशनल बैंक की बिल्डिंग के पास में भी मतलब है ना, पंजाब नेशनल बैंक की बिल्डिंग के पास बहुत सारी महिलाएं, ये देखो कोई भी जैसे कोई रैली निकल रही है, कोई वरगुड़ा निकल रहा है, तो वहां पे है ना बहुत सारे बच्चे, महिलाएं, पुरुष सब इकट्ठे होते। महिलाएं बहुत सारी इकट्ठी हुई थी। उनमें से ही एक क्रांतिकारी महिला का वेश बनाकर, जिनका नाम था बसंत कुमार, ठीक है, बसंत कुमार विश्वास। बसंत कुमार विश्वास जो है, यहां लिख देता हूं मैं, बसंत कुमार विश्वास, अमीर चंद और ये सब इनके साथ में थे। लेकिन मुख्य जो बम फेंकने वाले थे ना वो बसंत कुमार विश्वास थे। बसंत कुमार विश्वास जो थे महिलाओं के वेश में शामिल थे और महिलाओं का ध्यान डाइवर्ट करवाने के लिए इन्होंने लेडी हार्डिंग्स के जो गहने पहने हुए थे उनकी तरफ देखो। अब लुगाई और अजीब है ना, एक कपड़ा और गहना में ज्यादा रहे, तो इनका महिलाओं का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उनके उसकी तरफ ध्यान डाइवर्ट किया। फिर इन्होंने जो है बम फेंका। अब यहां पे बमबारी में हार्डिंग जो है बच जाता है, महावत इनका मर जाता है, लेकिन छर्रे वर्रे जो इससे निकलते हैं सारे, एक तो इसके कंधे का मांस फट जाता है और घायल बुरी तरीके से ये होता है। यही भाई कहते हैं ना, बार बार आप पढ़ोगे कि हार्डिंग्स बम कांड, दिल्ली षड्यंत्र वगैरह, ये तो ये स्टोरी ये थी इसके पीछे। ये पूरी किसने तैयार की थी? रास बिहारी बोस की योजना थी ये। यहां पे फिर बसंत कुमार विश्वास, अमीर चंद और इनको फांसी की सजा होती है और रास बिहारी बोस जैसे तैसे बच के यहां से निकल जाते हैं और जापान चले जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जापान प्रवास के दौरान अब जापान गए, वहां का एक क्रांतिकारी नेता था श्रीतो यामा के यहाँ पे ये शरण लेते हैं। ठीक है, और जापानी युवती तोशिका से ये विवाह भी करते हैं। जापानी युवती तोशिका से विवाह करते हैं, क्यों? ताकि वहां की नागरिकता मिल जाए। तो नागरिकता देखो, आपको भी कहीं की नागरिकता लेनी हो तो विदेशी जहां जाते हो वहां पे शादी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं नहीं कह रही हूँ कि बढ़ जाए नागरिकता लेनी है, रहो हटी भारत में ही रहो, मतलब बता रहा हूं एक प्रोसेस। ठीक है ना। चलिए 1913 में लिबर्टी नामक इन्होंने पर्चा निकाला। जापान में न्यू एशिया नामक समाचार पत्र निकाला। देखो एशिया शब्द से संबंधित कहीं आ जाए ना क्रांतिकारियों के अंदर, तो रास बिहारी बोस को याद रखना। ठीक है, एक तो न्यू एशिया और एशिया वासियों के लिए। अब देखो यहां पे इन्होंने एशिया, भारत का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि गए कहां है? जापान गए हैं। तो जापान गए हैं तो एशिया महाद्वीप की बात है, तो फिर इन्होंने एशिया वासियों के लिए ये कहा। ये देखो एशिया वासियों के लिए ये नारा देने वाले रास बिहारी बोस थे।
टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना इन्होंने की, और इसी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बाद में जो है आजाद हिंद फौज आप पढ़ते हो, उस आजाद हिंद फौज की कमांड जो है वो सुभाष चंद्र बोस को 1943 में इन्होंने सौंप दी थी। ठीक है, ये है इन शॉर्ट जो चीज आपको पढ़नी चाहिए, जो याद करना है। ये जो है एक समाचार पत्र में इनकी एक सारांश जीवनी छपी थी, उसको मैंने यहाँ पे शामिल किया है। तो यहाँ पे है ना, इसमें एक चीज चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ जो मैंने देखा था, जो ये हमला था ना, ये 1912 के अंदर है। हार्डिंग्स बम कांड जो था वो 1912 के अंदर है। 1905 में ये क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े। 1908 में ये अलीपुर बम धमाके के अंदर शामिल थे, बंगाल छोड़ना पड़ा। फिर बाद में 1912 के अंदर हार्डिंग्स बम कांड का हिस्सा बने। 1916 में इन्होंने जापान की नागरिकता ली। ठीक है, और नागरिकता के लिए फिर इन्होंने वैसे नागरिकता के लिए ही तोशिका से शादी की, तो तोशिको यो तोशिका कह दो। ठीक है, तो ये जापानी महिला से शादी करते हैं और 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करते हैं, जो 1943 में सुभाष चंद्र बोस को इनकी कमान दे देते हैं। 1945 में जापान में ही इनका निधन हो जाता है। ठीक है, तो ये है आपके रास बिहारी बोस। और जापान से देखो रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस का संबंध भी रहेगा, वो भी परिस्थितियों के कारण भारत छोड़ के जाते हैं, जो आगे वाली आने वाली क्लासेस में अपन पढ़ेंगे। तो इस क्लास में अपन ने आज क्या क्या पढ़ा, चलिए कभी याद आ जाता है ना तो मैं रिवीजन करवा देता हूं। बाकी विद्यार्थी कहते भी हैं। सबसे पहले वीडी सावरकर से शुरू किया अपन ने, विनायक दामोदर सावरकर। परिचय कोई ज्यादा खास ध्यान देने लायक नहीं है। विनायक दामोदर सावरकर याद रख लेना, यमुनाबाई और राधाबाई। यमुनाबाई पत्नी थी, राधाबाई माता थी। मित्र मेला और अभिनव भारत। मित्र अभी मेरा भारत है, ये याद करवाया आपको 1899 1904। इन्होंने 1907 में फिर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती इंडिया उसमें बनाई। श्यामजी कृष्ण वर्मा से जुड़े हुए थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा छात्रवृत्ति इनको तिलक की सिफारिश पर दी गई। ठीक है, यही था इस क्लास का, इस स्लाइड का सारांश। फिर आ गए अपन, अच्छा ये स्लाइड हो गई, फिर आए अपन दूसरी स्लाइड पे। करजन वायली की हत्या किसने की थी? मदन लाल ढींगरा ने की थी, ये बताया मैंने आपको। फिर इसके हत्या पर लिखे लेख लिखा था इन्होंने कोई हत्या नहीं की थी, लेख लिखा था, एक भड़काऊ लेख कहा इन्होंने अंग्रेजों ने। और 1910 में इनको लंदन से गिरफ्तार करके भारत ला रहे थे एमएस मौर्य जहाज से, तो अंग्रेजों का मौर्य बुला दिया इन्होंने, मौर्य जहाज से ये भाग गए थे सीवरेज हॉल से होते हुए। नासिक षड्यंत्र केस में इन्हें काला पानी की सजा मिली, अंडमान गए, वहां पे भी इन्होंने तिलक ने और इनकी सजा कम करने के लिए सिफारिश की थी। ठीक है, 2 जन्मों की सजा मिली थी इन्हें, यह भी ध्यान रखना, 2 जन्मों की सजा पाने वाले एकमात्र क्रांतिकारी। ठीक है, यह भी ध्यान रखना। 6 बार अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, संलेखना पद्धति से प्राण त्यागने वाले क्रांतिकारी थे। और ये कोटेशन आपको याद रखना है कि भाई मातृभूमि की पूजा ईश्वर मान के की है। ठीक, फिर आए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से, जो बंगाल से संबंधित थे, ब्राह्मण थे, आधुनिक बंगाली साहित्य के जनक थे, आधुनिक बंगाली साहित्य पुनर्जागरण के प्रणेता थे। वंदे मातरम 1874 में लिखा था, जिसे बाद में आनंद मठ में शामिल किया। वंदे मातरम के बारे में आपको मैंने पूरी स्टोरी बता दी। पहली प्रकाशित अंग्रेजी कृति राजमोहन स्वाइफ, बंगाली कौन सी थी? दुर्गेश नंदिनी, और अंतिम पूछा तो सीताराम कर देना। सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर आनंद मठ लिखा गया है, और कविताओं का संग्रह है वो ललिता वो मानस है। कितना आसान है याद करना, आपको लगेगा आपके वास्तव में ये तो सर हाथों हाथ में याद ही हो गया आदत, बस तो यही तो तरीका है। अंतिम उपन्यास सीताराम कर देना। राय बहादुर सियाई इनकी उपाधियां थी। और बाकी रचना पूछे तो दुर्गेश नंदिनी, कृपाल कुंडला, मृणालिनी, बंग दर्शन, कृष्णकांत का वशियतनामा जिसमें धज्जियां उड़ाई थी अंग्रेजों की, राधा रानी, रजनी वगैरह। रास बिहारी बोस, जापान वाला एक तो इंसिडेंट याद रखना है। हार्डिंग बम कांड के ये क्या रहे थे, मतलब पूरी इनकी योजना थी वो। परिचय तो इतना मुख्य होता नहीं है यहाँ। जापान में श्रितोयोमा के यहाँ पे शरण ली, तोशिका इनकी पत्नी थी। ये अंतिम स्लाइड। 1913 में लिबर्टी नामक पर्चा निकाला, न्यू एशिया और एशिया वासियों के लिए ये नारा दिया, और टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। ठीक है, बस यही है, बाकी क्या, बाकी आपको याद है। ये क्लास तो हाथों हाथ ही याद हो गई, ये चीज पता चल रही है। ठीक, और अब वापस वही टेलीग्राम पे पीडीएफ दी जाएगी, क्लासेस यहीं पे चल रही है, टेस्ट सीरीज ऐप पर चल रही है। ठीक है, बहुत जल्द एनसीईआरटी के, आज टेलीग्राम पे कल डाला था मैंने, आपने देखा होगा, प्रश्नों का लेवल, एक प्रश्न कवर किया एनसीईआरटी की, जैसी बन जाएगी थोड़ी सी टाइप हो जाएगी, अभी वर्क चल रहा है, फिर आपको वो दे दी जाएगी ताकि आप नियमित अभ्यास करें। और ये मतलब बेहतरीन से बेहतरीन, यानी सिर्फ राजस्थान वालों के नहीं, ऑल इंडिया के लिए ये काम आने वाली टेस्ट सीरीज
बन रही है ना, नाम मात्र के शुल्क में दे देंगे, चिंता ही मत करो। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।